हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आंख और गर्भनाल में संक्रमण। आपके सिलेबस में फर्स्ट सेक्शन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, चौथा पांचवा पार्ट है, उसमें आंख और नाल गर्भनाल संक्रमण, डायरिया, दस्त, ये जो टॉपिक है यहाँ से एक एक प्रश्न बनना ही है। और यहाँ आंख और गर्भनाल से 2 प्रश्न बनना है। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया मतलब आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। मैं हमेशा से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पर ज़्यादा ही प्रेफरेंस देती हूँ। एफएलटी करने से बार बार एक ही तरह के प्रश्न बार बार टाइम गंवाने से अच्छा है कि जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करो और उसी में अपना समय दो। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कम समय में। वरना पढ़ाई तो लाखों लोग कर रहे हैं और लाखों लोगों की तैयारी हो रही है और लाखों लोग बहुत अच्छी तैयारी पे है, लेकिन स्मार्ट स्टडी सबसे बेटर चीज़ है एग्ज़ाम निकालने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आँख और गर्भनाल का संक्रमण देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, केराइटिस जो रोग होता है, वो केराइटिस जो रोग होता है वो किसका रोग होता है? केराइटिस किस में होता है? तो देखो, केराइटिस जो होता है, केराइटिस से नाम याद रखो केरा, और यहाँ पे है कॉर्निया। एक तो है केराइटिस केरा और एक है कॉर्निया। मतलब ये जो केराइटिस रोग है वो किसका रोग है? कॉर्निया का रोग है। आँख की पारदर्शी परत में का जो संक्रमण होता है वो केराइटिस कहलाता है। आँख में एक पारदर्शी परत पाई जाती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया कैसी होती है? ये कॉर्निया पारदर्शी होती है। तो आँख की एक पारदर्शी परत होती है कॉर्निया, जिसको हम बोलते हैं। इसका जो संक्रमण होता है वो केराइटिस कहलाता है। तो केराइटिस किसका संक्रमण कहलाता है? कॉर्निया का संक्रमण कहलाता है। कॉर्निया क्या होती है? आँख की एक परत, पारदर्शी एक परत होती है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। देखो, जो आँखों का संक्रमण होता है वो बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है, फंगल भी होता है। तीनों प्रकार के संक्रमण आँखों में पाए जाते हैं। तीनों ही आपसे पूछे आंखों में जो संक्रमण होता है किसके कारण होता है, तो ये उपरोक्त तीनों ही इसके आंसर आ जाएंगे। केराइटिस इनमें से आंखों का किसका रोग है? कॉर्निया का रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आंखों के अंदर होने वाला फंगल, आंखों के अंदर जो फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण कौन सा होता है? जो फंगल भी होता है और जो बैक्टीरियल भी होता है, कौन सा होता है? तो एंडोफिथालमिटिस। कौन सा? एंडोफिथालमिटिस जो होता है, ये जो होता है ये फंगल के कारण भी होता है और बैक्टीरिया के कारण भी होता है। ये फंगल और बैक्टीरियल दोनों के कारण होता है, याद रखिए। और ये एंडो से याद रखिए, ये आंख के अंदर होता है, और बैक्टीरियल के कारण भी होता है और ये फंगल के कारण भी होता है। बैक्टीरिया और फंगल दोनों के कारण हो जाता है क्या? एंडोफिथालमिटिस। एंडोफिथालमिटिस में आंखों के अंदर सूजन आ जाती है गंभीर तरीके से। और एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है। किस बैक्टीरिया के कारण हो जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये संक्रमण हो जाता है। क्या नाम है? एंडोफिथालमिटिस। ठीक है। केराइटिस क्या होता है अभी मैंने बताया। केराइटिस क्या होता है? कॉर्निया में जब सूजन आ जाती है तो उसको हम केराइटिस बोलते हैं। एकांत अमीबा क्या होता है? ये परजीवी, अमीबा लिखा हुआ है तो ये परजीवी के कारण आंखों में होने वाला संक्रमण होता है। स्टाई क्या होता है? हमारी पलक जो होती है, आपने देखा है बहुत सॉफ्ट होती हैं पलक, तो क्योंकि उनमें पलक में ना तेल ग्रंथियां निकलती हैं। पलक में क्या निकलती हैं? तेल ग्रंथि निकलती हैं। इन तेल ग्रंथियों के कारण क्या होता है? उसमें सूजन आ जाती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाई बोलते हैं। स्टाई को हॉडीफॉलम भी बोला जाता है। स्टाई को क्या बोलते हैं? हॉडीफॉलम। और स्टाई किसके कारण होता है? स्टाई पलक में सूजन के कारण होता है। स्टाई किसके कारण होता है? स्टाई जो होता है वो पलक में सूजन के कारण होता है। स्टाई, स्टाई किसके कारण होता है? पलक में सूजन के कारण स्टाई होता है, याद रखिएगा। तो कौन आंखों के अंदर होने वाला फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण है? वो हो जाएगा क्या? एंडोफिथालमिटिस, क्योंकि ये दोनों के ही कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग पलक में सूजन के कारण होता है? अभी मैंने बताया जो पलक में सूजन के कारण होता है वो स्टाई रोग होता है। स्टाई रोग में क्या होता है? पलकों में सूजन आ जाती है, पलकों में एक तेल ग्रंथि आती है, उस तेल ग्रंथि में संक्रमण हो जाता है। पलकों में तेल ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथि में क्या होता है? संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ये स्टाई नामक रोग हो जाता है। पलकों में सूजन के कारण ये स्टाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको हम होडियोलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम होडियोलम। इसको हम क्या बोलते हैं? होडियोलम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं स्टाई जो है उसको और क्या बोलते हैं, तो स्टाई को हम क्या बोलते हैं? होडियोलम बोलते हैं। कौन सा ऐसा है जो फंगल और बैक्टीरिया दोनों के कारण होता है? अभी मैंने बताया जो फंगल और बैक्टीरिया दोनों के कारण होता है वो होता है एंडोफिथालमिटिस। अगला क्वेश्चन है, किस किस में
किस रोग को गुलाबी आंखों का रोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुलाबी आंखें हो जाती हैं। कौन सा ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं हम कंजक्टिवाइटिस। कौन सा बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस को हम गुलाबी आंखों का रोग बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारी जो कंजक्टिवा रहती है, मतलब हमारी आंखों में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, हमारी आंखों की जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं, वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं। तो ये जो आँखों का जो रोग है या तो वायरस के कारण हो सकता है या बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों के कारण हो जाता है। और इसमें इसमें अपने माइक्रोबियल रूप में गुलाबी आँखें जो होती हैं एक बहुत ज़्यादा संक्रामक होती हैं। ये गैर संक्रामक भी होती हैं, संक्रामक भी होती हैं और एलर्जिक भी होती हैं। तीनों ही फैक्ट याद रखिएगा। तो हम गुलाबी आँखों का रोग किसको बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस को हम गुलाबी आँखों का रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिकाएँ वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती हैं। गैर संक्रामक और एलर्जिक दोनों रूपों में ये पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आता ही है कि कौन सी आँखें, क्या इसके कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं, किसके द्वारा होती हैं। तो याद रखना है, ये वायरस के कारण भी होती हैं और ये किसके कारण होती हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया दोनों के कारण हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा संक्रामक ये होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्डियोलम रोग किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था जो स्टाई रोग होता है, जिससे क्या होता है, जो पलक ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पलक ग्रंथि में सूजन आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हॉर्डियोलम रोग बोलते हैं। हॉर्डियोलम रोग में क्या होता है, पलक ग्रंथि में सूजन आ जाती है। पलक जो तेल ग्रंथियां होती हैं उनमें संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आँखों के आसपास सूजन टाइप से आ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं हॉर्डियोलम रोग। अगला है, कौन पलकों की बैक्टीरिया सूजन है जिसमें आंखों को ढकने वाली त्वचा की परत में सूजन आ जाती है और तेल ग्रंथियां बंद हो जाती हैं। उसको हम बोलते हैं ब्लेफाराइटिस। ब्लेफाराइटिस भी पलकों की ही सूजन होती है, लेकिन ब्लेफाराइटिस हुआ, स्टाई हुआ, हॉर्डियोलम हुआ, ये सब पलकों की सूजन होती है। लेकिन ब्लेफाराइटिस क्या होती है, केवल बैक्टीरियल सूजन होती है। इसमें किसका प्रभाव होता है, बैक्टीरिया का प्रभाव होता है। ब्लेफ और बैक्टीरिया याद रखना, आँखों को ढकने वाली त्वचा की परतों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो तेल ग्रंथियां होती हैं वो कम निकलना बंद कर देती हैं और आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो जहां पर बंद हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, तेल ग्रंथियां बंद हो जाएं, आपसे पूछें कि किस रोग में आंखों की तेल ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, तो वो हो जाएगा ब्लेफाराइटिस। ब्लेफाराइटिस में क्या होता है, तेल ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, तेल आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे याद रखना, ब्लेफाराइटिस। तो ब्लेफाराइटिस क्या होता है, इसमें त्वचा की परत में सूजन आ जाती है और तेल ग्रंथियां क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। किस रोग को हम 4 दिन का बुखार भी कहते हैं, खसरा रोग को 4 दिन का बुखार कहते हैं। फ्रेंड्स, खसरा हुआ, डिप्थीरिया हुआ, खसरा, डिप्थीरिया, उल्टी, दस्त, है ना, और टीबी, निमोनिया, है ना, और इसके अलावा गर्भनाल का संक्रमण, आँखों का संक्रमण, ये ऐसे रोग हैं जो आपके एक एक नंबर को कवर करेंगे। इसके लिए आपने अगर हमारा बैच ज्वाइन किया हो तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हर इनके हर टॉपिक के, हर रोग के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि आंखों के संक्रमण के जितने अधिकतम एमसीक्यू बन सकते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। गर्भनाल में संक्रमण के जितने एमसीक्यू मिलते हैं, बल डायरिया कैसा होता है, एक्यूट होता है, नॉर्मल डायरिया होता है, मतलब 3 प्रकार के डायरिया होते हैं, डायरिया के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओआरएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब दस्त में जब दिया जाता है, उल्टी के बहुत शानदार क्वेश्चन मिल जाएंगे, निमोनिया के, सब खसरे के, मतलब टोटल एमसीक्यू आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अकेले रोगों का ही बात नहीं है, हमारा जो प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च किया है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, केवल उसका चार्ज 399 रुपये है। लास्ट 10 दिन में रिवीजन के लिए आप चाहें तो ये 399 वाला बैच ले सकते हैं। इसमें जैसे ही हम आपको टेलीग्राम लिंक दे देते हैं उसमें आपको टेस्ट भी मिलते हैं, जहां पर रोज टेस्ट होते हैं। अभी भी हमारे ग्रुप में टेस्ट चल रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखरेख संस्था, गैर बाल देखरेख संस्था, एड्स नीति, बाल श्रम, बाल कानून, बाल नीति, इनका भी टेस्ट चल रहा है। और कल जो टेस्ट होगा उसमें नवजात बच्चे, शैशव अवस्था, गर्भ अवस्था, है ना, प्रसव अवस्था, लौकिया, इन सारे प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो हम टॉपिक वाइज तैयारी भी कराते जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट की, तो जिसमें आपको ज्वाइन करके हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेते हैं, हमारा हम जीतेंगे बैच का चार्ज केवल 499 रुपये है। इस 499 में आपको सारी वीडियोस मिलती हैं, जितने भी टॉपिक रहते हैं जिनका टेस्ट होता है उनकी सारी की थ्योरी पीडीएफ भी मिलती है, और सबसे मेन चीज़ ट्रिक्स मिलती है।
सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ट्रिक्स मिलती है, तो आप ट्रिक्स से तुरंत याद कर सकते हो। देखो अभी आपके एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, एग्ज़ाम कब हो, किस शिफ्ट में, हम आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ही आप जुड़े रहेंगे, हम आपको हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक आप जुड़ के जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है उसके हिसाब से भी हम तैयारी करेंगे। तो जो भी हमारा ये 499 वाला ज्वाइन करना चाहता है, ट्रिक और वीडियो और एमसीक्यू थ्योरी टेस्ट सब कुछ वाला, तो ये ज्वाइन कर सकता है। 399 वाले में प्रैक्टिस एमसीक्यू है हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज आपको इसमें एमसीक्यू मिलेंगे हर टॉपिक के, तो आप ये वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अकेले केवल इन दोनों के साथ आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन अकेले आप केवल टेस्ट ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो 199 में आप हमारा टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। हर टॉपिक को आपको केवल टॉपिक वाइज एमसीक्यू देंगे, जिससे कि आपको केवल और केवल टॉपिक पढ़ना है, हर टॉपिक के एमसीक्यू लगाना है। आपको एक अंदर से है ना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने ना ये वाला टॉपिक कर लिया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके संक्रमण को यूवाइटिस रोग भी कहा जाता है, केराइटिस, एकांथमीवा, यूविया या नाल, किसके संक्रमण को बोला जाता है यूवाइटिस रोग, किसके संक्रमण को बोला जाता है, कौन सा ऐसा संक्रमण होता है जिसको यूवाइटिस रोग बोलते हैं, यूवाइटिस रोग कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूविया। यूविया को हम क्या बोलते हैं, यूवाइटिस रोग बोलते हैं। यूविया का ये आँखों में एक रंजित परत होती है जो रंग से रंगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं यूवाइटिस। तो ये एक प्रकार की रंजित परत होती है, इसमें आइरिस और कोराइट शामिल होते हैं। इसके कारणों में वायरल संक्रमण, आँखों की चोट और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमियां शामिल होती हैं। वायरल संक्रमण, आँखों की चोट और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमियां इसमें यूविया रोग में शामिल होती है। तो किसके संक्रमण को यूवाइटिस रोग बोलते हैं, यूविया के संक्रमण को बोलते हैं। कौन पलक के तेल ग्रंथि का एक संक्रमण होता है, पलक में एक तेल ग्रंथि पाई जाती है, उसका संक्रमण कौन सा कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पलक का जो तेल ग्रंथि का संक्रमण होता है, एक तो होता है, हमने स्टाई पढ़ा था, एक ब्लेफेराइटिस पढ़ा था, और एक होता है सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस भी क्या होता है, पलकों का संक्रमण होता है जी। ये तब होता है, सेल्यूलाइटिस तब होता है जब आँखों में कोई भी कुछ खरोंच लग जाती है, आँखों में जब भी कोई चोट लग जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस कब होता है, जब आँखों में कोई चोट लग जाती है, आँख में कोई खरोंच आ जाती है, आँख किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। तो कौन सा तेल ग्रंथि का संक्रमण होता है, सेल्यूलाइटिस जो होता है वो पलक के तेल ग्रंथि का संक्रमण होता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जब आंखों का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। केराइटिस क्या होता है, कॉर्निया में संक्रमण होता है। किस रोग में आंसू ग्रंथि में रुकावट आ जाती है, मतलब हमारी जो आंसू होते हैं ना वो रुक जाते हैं, आंसू निकल नहीं पाते, कौन सा ऐसा रोग होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्रियोसिस्टाइटिस। क्या बोलते हैं, डेक्रियोसिस्टाइटिस जो रोग होता है वो आंसू नलिकाओं में रुकावट होता है। ये जन्मजात हो सकता है, आमतौर पर जीवाणु संक्रमण के माध्यम से होता है। ये जन्मजात भी हो सकता है और किसके माध्यम से होता है, जीवाणु। जब कोई भी जीवाणु आंखों में चला जाता है तो भी ये डेक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है। तो डेक्रियोसिस्टाइटिस में क्या होता है, आंख ग्रंथियों में रुकावट आ जाती है। इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लो, ड्रैकुला आया तो आंसू आ गए, इस टाइप से भी याद रख सकते हो, हमने हमारे ग्रुप में ऐसे ही याद करवाया है। डेक्रियोसिस्टोसिस किस प्रकार का रोग है, तो ये जन्मजात या जीवाणु संक्रमण होता है। क्या होता है, या तो जन्मजात होता है या संक्रमण, जीवाणु संक्रमण होता है। आँखों को संक्रमण फैलने वाला प्रमुख कवक कौन सा है, जो आँखों को सबसे ज़्यादा मतलब संक्रमण फैलाता है, उसको हम बोलते हैं कैडिडा। यह हर्पीस तो वायरस होता है, हर्पीस तो वायरस होता है। कैडिडा क्या होता है, कवक होता है जो आँखों को संक्रमण करता है। कवक क्या होता है, कैडिड जो होता है कवक होता है, आँखों को संक्रमण करता है, आँखों को संक्रमित करता है कैडिडा कवक। कैडिडा कवक किसको संक्रमित करता है, आँखों को संक्रमित करता है कैडिडा कवक, याद रखिएगा। आँखों को संक्रमण फैलाने वाला ये प्रमुख कवक होता है, कौन सा, कैडिडा कवक जो होता है वो आँखों को संक्रमण फैलाता है, आँखों में संक्रमण फैलाता है, कैडिडा, याद रखना कैडिडा। अगला है, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैलेमिया हो जाती है। जीरोप्थैलेमिया को शुष्क रोग भी बोलते हैं, आंखें क्या होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, उसको हम जीरोप्थैलेमिया बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से हो जाता है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो आंखों में धब्बे हो जाते हैं, रतौंधी हो जाती है आंखों। और इसके अलावा इसका कारण थायराइड भी हो सकता है, थायराइड ग्रंथि का मतलब अपर्याप्त काम करना भी इसका कारण हो सकता है। कि रेडियो आयोडीन थेरेपी जो होती है, अपर्याप्त आहार लेना, वो भी इसका कारण हो जाता है जीरोप्थैलेमिया का।
अगला है फुजेरियम कवक किस अंगों को प्रभावित करता है। फुजेरियम कवक जो होता है वो किस अंगों को प्रभावित करता है। एक हमने कवक पढ़ा था कौन सा, कैडिडा, और ये दूसरा कवक है फुजेरियम। फुजेरियम और कैडिडा दूसरे, दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, फुजेरियम और कैडिडा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आपकी, ये कितने डीपली बनाए गए क्वेश्चन हैं, और ये आप इनको टॉपिक को बहुत इजीली छोड़, आप लोग किस पे पढ़े हुए, बार बार टीकाकरण कर रहे हो, कुपोषण कर रहे हो, सीडीपी में बाल वर्ग 3 वर्ग 2 कर रहे हो, ये क्वेश्चन मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आने वाली 2 वीडियो में एक जनजाति विभाग की योजना है, ग्रामीण विभाग की योजना और महिला बाल विकास की योजनाएं बनाने वाली हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाने हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आप हमारा बैच नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं बैच, और आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप या तो हमारा 399 वाला या 499 वाला बैच ले लीजिए। वहाँ पर टॉपिक वाइज सारी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम का साइज रोल नंबर आज आ जाए, अगर रोल नंबर आ जाता है तो फिर आपको अपनी शिफ्ट देखकर फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सब मिल जाएगा। बस आपको 1-1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट करके, जैसे कि ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी रोगों की, आप इसको 1 घंटे में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आप सारी पीडीएफ को 1-1 घंटे में एमसीक्यू की कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप अकेले टेस्ट भी प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि हम टेस्ट की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो टेस्ट की प्रैक्टिस भी आप 199 रुपये में कर सकते हैं। फुजेरियन कवक भी किसको प्रभावित करता है, आँख को। किस तरंग दैर्ध्य के लिए हमारी आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। 4500 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसके लिए हमारी जो आंख होती है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। 4500 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, और औसत जो हमारी आंखों की जो औसत तरंग दैर्ध्य होती है वो 55 एंगस्ट्रॉम होती है। 55 जो होती एंगस्ट्रॉम जो होती है हमारी आंखों की औसतम होती है। 55 एंगस्ट्रॉम जो होती है हमारी आंखों की औसत तरंग दैर्ध्य होती है 5500। और इसके अलावा हमारी जो आंखें होती हैं वो हरे रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। हरे रंग में भी जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। हरे रंग में भी कौन सी जो संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, सभी तरंग दैर्ध्य के लिए संवेदनशील होता है। अगला है किस रंग के लिए हमारी आंखें सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। हरे रंग के लिए होती हैं। 5500 एंगस्ट्रॉम हमारी आंखों के लिए सबसे औसतन तरंग दैर्ध्य है, जो हमारी आंखें जिसको सबसे सूटेबल करती हैं। मतलब इसकी ये औसत तरंग दैर्ध्य होती है, लेकिन इससे 4500 से कम हो जाए तो वो ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। हमारे नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो 0.1 mm होती है। आँख का सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के माध्यम से ही प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है, क्योंकि पारदर्शी रहता है तो बाहर से अंदर आ जाएगा, है ना। और शंकु जो होती हैं वो प्रकाशीय रंग को ग्रहण करती हैं। आँख के मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको किससे दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस द्वारा दूर कर सकते हैं। किससे, अवतल लेंस द्वारा दूर कर सकते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है, 0.1 mm होती है। मानव नेत्र दो वस्तुओं के बीच की दूरी, मतलब दो वस्तुओं की 0.1 mm की दूरी तक पहचान सकता है। ये मानव नेत्र की औसतन विभेदन क्षमता होती है, जिसमें 2 चीज़ों में वो विभेदन कर सकता है, तो 0.1 mm होती है। अगला क्वेश्चन है, आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के माध्यम से आंखों में प्रवेश जाता है। मानव की जो आंखों का रंग होती है, कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाशग्राही होती हैं, जो प्रकाश को ग्रहण करती हैं, वो शंकु कोशिकाएं होती हैं। अगला है, मानव नेत्र का रंग नेत्र के डैश में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। किस पर वर्णक पर निर्भर करता है, परितारिका पर निर्भर करता है। किस पर, परितारिका पर निर्भर करता है। मानव का जो नेत्र का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो नेत्र का जो रंग होता है वो परितारिका पर निर्भर करता है ना। अलग अलग नेत्र के भाग होते हैं जिसमें परितारिका होता है, उस पर वर्णक निर्भर करता है कि कौन से रंग का होगा। दृष्टि वैषम्यता मतलब वैषम्यता मतलब होता है ना निकट का ना दूर का, दोनों नहीं दिखता, तो उसको बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, बेलनाकार लेंस का। ओम्फालाइटिस क्या होता है,
ओम्फालाइटिस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आना ही है। गर्भनाल में संक्रमण को क्या होता है? गर्भनाल क्या होती है? जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है, माता और बच्चे को जो जोड़े रखती है, वो उसको गर्भनाल बोलते हैं। जब बच्चा जब पैदा होता है तो गर्भनाल क्या होती है? थोड़ी सी जो गर्भनाल का जो पार्ट होता है वो क्लिप लगा के बच्चे की जहाँ पे से निकली होती है वहीं पर ही लगा के इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जब तक ये 3-4 सप्ताह तक रहती है, एक स्टंप लगा के छोड़ दिया जाता है और ये 3 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो वो स्टंप अपने आप झड़कर गिर जाती है। लेकिन कभी कभी जो बच्चे की जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जब यहाँ पे जो उसकी जो इतनी सी छोटी सी गर्भनाल छोड़ देते हैं, अब ये जैसे बच्चे का पेट है यहाँ पर, ये यहाँ पे एक छोटी सी लगी जो छोड़ दी है, अगर ये नहीं गिर पाती है ना, और यहाँ पे किसी ने बैक्टीरिया ने संक्रमण कर दिया, किसी वायरस ने कर दिया, तो ये हरी हो जाती है, लाल हो जाती है, बच्चे को संक्रमित कर देती है। तो ये ओम्फालाइटिस जो होता है इसी संक्रमण को बोलते हैं, जिसके कारण बच्चों में समस्या हो जाती है और इसके लिए इलाज की भी ज़रूरत होती है, इसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये किसके कारण होती है? ओम्फालाइटिस किसके कारण हो सकता है? जीवाणु के कारण हो सकता है। सबसे आम जो जीवाणु होता है इसका स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। सबसे आम जीवाणु इसका कौन सा होता है? स्टेफिलोकोकस जो ऑरियस होता है वो इसका सबसे आम जीवाणु होता है, जो सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करता है। कौन सा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, याद रखना। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसका सबसे मेन जो बैक्टीरिया होता है। फ्रेंड्स, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। आप में से अगर कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, आबकारी की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है और हमारा ट्रिकी बैच ज्वाइन करना चाहता है, हम हर जो कोर्स है उसका ट्रिकी बैच बना रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला है ओम्फलाइटिस क्या है? उदर सेप्सिस, प्लेसेंटल सेप्सिस, पेरिटोनियल सेप्सिस या गर्भनाल सेप्सिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया गर्भनाल के संक्रमण में हो जाता है। गर्भनाल नवजात शिशु के जन्म के कितने सप्ताह बाद झड़ जाना चाहिए? 3 सप्ताह बाद झड़ जाना चाहिए। मुझे वो नाम याद आ गया, बच्चे की जो नाभि से जुड़ी होती है, ये बच्चे का पेट है और ये बच्चे की नाभि है, इससे गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। इस गर्भनाल को हमने यहाँ से काट दिया और इतना बाहर कर दिया, इतना जो होता है छोड़ देते हैं, इतना सा भाग। अब ये क्या होती है? अपने आप झड़कर निकल जाती है। अगर ये नहीं निकलती है 3 सप्ताह के अंदर तो ये समस्या हो जाती है, उसमें लालपन पड़ जाता है, पीलापन पड़ जाता है, तो वो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओम्फलाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? गर्भनाल के स्टम के पास लालिमा बिल्कुल है, मलिनीकरण, कड़क त्वचा, पीले रंग का सीक्रेशन, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, ये सभी इसमें देखा जाता है। अगला है ओम्फलोसाइटिस का मेन बैक्टीरिया क्या है? फ्रेंड देखिए, इस प्रकार से हमारी आपको विभागीय योजना की ई बुक मिलेंगी। ये जैसे कुछ ई बुक का मैं फोटो बता रही हूँ, ऐसे आपको हर टॉपिक की मिलेंगी। एक हमने संपूर्ण प्रबंधन की बनाई है, इसमें 1000+ MCQ, इसमें सारा प्रबंधन आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से ही हमने योजनाओं की बनाई है, ऐसे ही हमने अधिनियम की बनाई है, ऐसे ही हमने पोषण की बनाई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कंप्यूटर, ये सारी आपको ई बुक मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। और जैसे कि मैंने रोगों के बारे में बताया है, तो ये रोगों की भी आपको मिल जाएंगी, सारे रोगों की एक साथ ही मिल जाएंगी, सारे संक्रामक रोगों की एक साथ मिल जाएंगी। ओम्फलाइटिस का मेन बैक्टीरिया क्या होता है? स्टेफिलो ओरियस। स्टेफिलो ओरियस जो होता है ओम्फलाइटिस का मेन बैक्टीरिया होता है। खसरा किस वायरस के कारण होता है? खसरा मोरविली वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? मोरविली वायरस के कारण होता है खसरा। पैरामिक्सोमाइरस के कारण मम्स हो जाता है। मम्स पैरोटिड ग्रंथि में सूजन होती है, उसको हम बोलते हैं पैरामिक्सोवायरस। 4 दिन का बुखार किसको बोलते हैं? खसरा को बोलते हैं। सफ़ेद बुखार किसको बोलते हैं? सफ़ेद बुखार हम बोलते हैं टाइफाइड को। सफ़ेद बुखार किसको बोलते हैं? टाइफाइड को बोलते हैं। नीली मौत किसको बोलते हैं? नीली मौत बोलते हैं हैजा को। नीली मौत किसको बोलते हैं? हैजा को। ब्लैक को बोलते हैं काली मौत। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। रोल नंबर भी आ ही गए होंगे, तो सारे लोग चेक कर लीजिएगा, जैसा भी हो मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।